राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल और मंगल होंगे। आज जो हम ये जीके पीवाईक्यू सीरीज का ये लेक्चर करने जा रहे हैं वो रहने वाला है 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के 25 क्वेश्चंस। हम जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ, चाहे वो मैथ्स पीवाईक्यू हो चाहे वो जीके पीवाईक्यू हो, तो मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा और ऑप्शन के थ्रू हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये किस ऑप्शन से क्या चीज़ रिलेटेड है, और एक बार में मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आप स्टोर कर सको और आप बाद में इसको रिवाइज भी कर सको, आपको वो बर्डन फील ना हो। तो हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। अभी तक जितनी भी हमने सीरीज करी है, पूरे वीडियोस जो हैं, उस सब में मैंने उतना ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया है जितना आप एक बार में स्टोर कर सको, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप रिपीटर हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो बिना देरी करे आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा जो थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। ओम कृष्ण। अब फटाफट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहने वाला है ये। After the fall of Guptas, different kingdoms emerged in various parts of India. Among them, the Maukhris emerged in which of the following areas? तो मौखरीज कहाँ के थे? थानेश्वर, कुन्नूर, वल्लभी, कन्नौज। तो ये हम बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। और थानेश्वर की बात करें तो थानेश्वर किसकी कैपिटल थी? पुष्यभूति की, ठीक है। वल्लभी किसकी थी? ये थी मैत्रक वालों की। तो मौखरीज की कौन सी थी? मौखरीज की थी कन्नौज। जो कन्नौज इलाका था वहां पे मौखरीज रहे। और हम मौखरीज के बारे में क्या जानते हैं? हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें हमने मौखरीज का जो एक रूलर थे गृहवर्मन, उनके बारे में हमने पढ़ा कि गृहवर्मन की जो है शादी जो हुई थी राजश्री से हुई थी, जो कि हर्षवर्धन की बहन थी, ठीक है। फिर जो गृहवर्मन को तो उसको गौड़ प्रोविंस के रूलर शशांक ने मार दिया था और उसकी बहन को कब्जे में कर लिया था। फिर हर्षवर्धन गए थे, बड़ा भाई फेल हो गया था, छोटा भाई गया था। फिर तो वो शशांक को मार के राजश्री को सुसाइड करने से बचा लेता है और वापस ले आता है। तो ये हम स्टोरी जो है, इतनी स्टोरी हम जानते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा डीप में ना जाके थोड़ा सा आउटलाइन बता देता हूँ कि पोस्ट गुप्तास के बाद हुआ क्या। तो पोस्ट गुप्तास के बाद जो सबसे पहले डायनेस्टी आई जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो थी पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति जो कि थानेश्वर, जैसे कि मैंने बताया, थानेश्वर में डिसाइड करी, थानेश्वर उन्होंने कैपिटल बनाई। पुष्यभूति, पुष्यभूति जिसके फाउंडर भी थे उनका नाम भी पुष्यभूति था, ठीक। फिर दूसरी आई चालुक्य, बादामी वाले, बादामी चालुक्य, ठीक है। उसके बाद आए पल्लवास या पल्लव बोल लो आप, और फिर आए राष्ट्रकूट। इतना हम देख चुके हैं, ठीक। और जो बाकी डायनेस्टीज थी जैसे कि मैत्रक हो गया, मौखरीस हो गई, ये छोटे छोटे एरियाज में इन्होंने मतलब छोटी छोटी डायनेस्टी और कुछ कुछ टाइम तक चली थी। मेन जो थी जिनका नाम हम पढ़ना है पुष्यभूति, जिसके फाउंडर थे पुष्यभूति, ठीक है। बादामी चालुक्य जिनके फाउंडर थे जयसिम्हा, ठीक है। और पल्लवास के फाउंडर आपको पता होंगे कौन थे? सिम्हा विष्णु। और राष्ट्रकूट के दंतिदुर्ग। और क्या क्या हमें पता है, ठीक है। पुष्यभूति का हमें पता है कि पुष्यभूति फाउंडर थे, लेकिन उनका एक ग्रेटेस्ट रूलर रहा हर्षवर्धन, जिसके बारे में मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि इनके टाइम पे जो है सेकंड वर्धन, सेकंड चाइनीज ट्रैवलर आया हुनसांग, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि इनका जो कार्यकाल है वो 1400 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 3 किताबें लिखी है ना, और इनके कोड पोएट थे बाण भट्ट, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित्र लिखी, ये हम जानते हैं। चालुक्य के बारे में हम ये जानते हैं कि इन्होंने वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल लेके आए। वेसर स्टाइल मतलब कि जिसमें मतलब कि नॉर्थ स्टाइल शैली जो है वो भी मिक्स है और साउथ की डबल स्टाइल भी मिक्स है। तो वेशर वेशर स्टाइल ये लेके आए, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? ठीक है, वेशर स्टाइल लेके आए। और
अहियोल टेम्पल भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए। अहियोल टेम्पल्स जैसे कि जिनमें एग्जाम्पल है जैसे रावण फाड़ी केव्स, रावण फाड़ी केव्स, ठीक है, लदखान टेम्पल, और दुर्गा टेम्पल भी इसी का एग्जाम्पल है। दुर्गा टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पूछता है कि ये कौन से प्लेन पर बना हुआ है, तो ये एप्साइडल प्लेन पर बना हुआ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किस पर बना हुआ है? एप्साइडल प्लेन। मैंने पहले उसमें फोटो भी दिखाई थी कि इस तरह का इसका कुछ ढांचा है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। पल्लवास के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि पल्लवास के रूलर हुए नरसिम्हा वर्मन टू, जिन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया। नरसिम्हा वर्मन सेकेंड द्वितीय, जिन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया। और पल्लवास ही द्रविड़ शैली को साउथ में लेके आए, ये पता होना चाहिए। राष्ट्रकूट के बारे में पता है, दंतदुर्ग जिन्होंने हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया, ये ठीक है। उसके बाद इनके रूलर हुए कृष्णा दी फर्स्ट, जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया। कृष्णा दी फर्स्ट कैलाश टेम्पल बनाया, कहाँ? एलोरा की गुफाओं में। और ये मोनोलिथिक टेम्पल है, मतलब कि एक ही रॉक में से सब कुछ काट पीट के उसको टेम्पल को बनाया गया है। कैलाशनाथ ध्यान रखना नरसिम्हा वर्मन टू, जो कि पल्लव से रिलेटेड है, और कैलाश टेम्पल की बात करें तो कृष्णा दी फर्स्ट राष्ट्रकूट से संबंधित है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए मोटी मोटी। ठीक है, बाकी जब हम एक एक करके जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हम इनके सारे किंग्स वगैरह के बारे में आराम से डील कर लेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डिफीटिंग इंडिया इन 2022। तो आपको पता है जो 2023 वाली है, ये सेकंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी। सबसे पहली वाली जो थी 2019 से 21 तक चली थी, ठीक है, और 2021 से 23 तक चली थी सेकंड वाली, और फिर अभी जो हुई थी 25 से 27 तक। ठीक है, तो पहले दोनों में इंडिया पहुंचा था, लेकिन पहले में इंडिया हारा था न्यूजीलैंड से, और दूसरे में इंडिया हारा था ऑस्ट्रेलिया से। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो किससे हारा था? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? और जो थर्ड वाली जो अभी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया किसने? साउथ अफ्रीका ने, जिन्होंने मैडन अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ टेस्ट मैच के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि टेस्ट मैच में पर डे कितने ओवर होते हैं? पर डे होते हैं 90 ओवर। हर एक दिन 5 दिन का होता है, 90 ओवर पर डे। ठीक है, और हर एक घंटे में 15 ओवर डलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो है नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर से। साथ साथ आपको क्रिकेट रिलेटेड मैंने आप बहुत सी बातें बता दी हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्रिकेट रिलेटेड बातें मैंने क्या क्या बताई है। पहली बात तो हमने बॉल का वेट कितना होता है और सर्कमफ्रेंस कितना होता है वो हमने देखा है। हमने स्टंप की हाइट देखी है कितनी होती है। हमने पिच देखी है, पिच कितनी यार्ड की होती है। उसके बाद इससे कौन कौन सी टर्म है एसोसिएटेड वो भी हमने देख चुके हैं, और इससे कौन कौन सी ट्रॉफीज एसोसिएटेड हैं वो भी हम देख चुके हैं। तो वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जो बॉल है वो होती है 160 ग्राम की। ठीक है, सर्कमफ्रेंस उसका होता है 22.5 सेंटीमीटर। स्टंप जो होता है वो होता है 28 इंच उसकी हाइट होती है, और पिच जो होती है वो 22 यार्ड की होती है। वही हम टर्म की बात कर ले तो जैसे कि हो गया विकेट कीपर। विकेट कीपर भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। अंपायर हो गया, है ना, इनिंग्स हो गया, है ना, फॉलो ऑन हो गया। फॉलो ऑन टर्म भी टेस्ट मैच से रिलेटेड है। वाइट बॉल होगी, वाइड बॉल, है ना, नो बॉल, ये सब भी क्या है? क्रिकेट से एसोसिएटेड है। वहीं ट्रॉफी की बात करें तो ट्रॉफी में आ जाएगा आगा खान, ठीक है, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, ठीक है, एशेस जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है, ईरानी ट्रॉफी, और दिलीप ट्रॉफी। और भी बहुत होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप बार बार देखेंगे कि एसएससी जो है क्वेश्चन इनसे पूछता है। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए बेसिकली याद। ठीक है, बाकी हम सब कुछ देख चुके हैं। पहला वर्ल्ड कप कब हुआ, पहला मैच कब खेला गया, पहला वुमेन का कब वर्ल्ड कप हुआ, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो उसको हम लोग अभी रिवाइज नहीं करेंगे। अभी आप इतनी सी चीज़ नोट कर लो, या फिर इतनी सी चीज़ दिमाग में चढ़ा लो ताकि आपको याद हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है,
प्रेजेंटली which of the following countries is not a beneficiary of India's duty free tariff preference scheme DFTP scheme। तो ये स्कीम के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन बनते हुए देखे हैं हमने। क्या देखा है कि ये जो स्कीम होती है इसका एम क्या है? इसका एम बेसिकली क्या है? एलडीसी जो है, एलडीसी कौन होती है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होती है, उनको असिस्ट करना है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ आपको अगर वैसे समझे तो। बेसिकली उसका एम है, एम्स टू प्रोवाइड मार्केट एक्सेस एट जीरो ड्यूटी। ठीक है, कोई चार्ज नहीं, टू प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एलडीसी। मतलब एलडीसी जहाँ लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री से जो भी प्रोडक्ट आएंगे उनको ज़ीरो ड्यूटी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये कब आई थी स्कीम, ये भी पता होना चाहिए, 2008 में आई थी। तो उनसे आपसे पूछा है कि कौन सी कंट्रीज जो हैं इस दायरे में नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं वो तो होंगी होंगी। तो बुरुंदी, म्यांमार ये सब है, अंगोला नहीं है आपकी। ठीक है, तो इस चीज़ का रखना है आपको ध्यान, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार पूछ चुका है DFTP स्कीम से, तो इस चीज़ का आपको रखना है। ठीक है, चलते हैं। अच्छा आपको, अच्छा आप मुझे बता दीजिए कि एक्सरसाइज ड्यूटी जो है, एक्सरसाइज ड्यूटी और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे आपके? जो आपको पता है जो बजट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक रिसिप्ट में, एक एक्सपेंस में, है ना। तो ये जो दोनों हैं ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आप स्पेसिफाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 76, आर्टिकल 80, आर्टिकल 84, आर्टिकल 92। तो 76 तो आपको पता है ये किससे डील करता है? अटॉर्नी जनरल से, इतना तो पता है। ठीक है, 84 की बात करें तो 84 क्या बोलता है? 84 जो पार्लियामेंट में मेंबर हैं उनकी क्वालिफिकेशन दिखाता है, क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। ठीक है, वहीं जो ये आर्टिकल 92 है ये बोलता है कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन नोट टू प्रिसाइड व्हेन रिमूवल रेजोल्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन। बेसिकली चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कैन नॉट या कैन नॉट प्रिसाइड लिख दिया, नॉट टू प्रिसाइड। ठीक है, जब जो क्या बोलते हैं रिमूवल रेजोल्यूशन जो है वो चल रहा हो तब ये व्हेन रिमूवल रेजोल्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन, तब ये दोनों प्रिसाइड नहीं कर सकते। ये बोलता है आर्टिकल का नंबर 92। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा आर्टिकल नंबर 80। ठीक है, राज्यसभा कौन से शेड्यूल, आपको पता है शेड्यूल कौन से शेड्यूल में है? 4 शेड्यूल में है, शेड्यूल 4 में है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, और हम जानते हैं कि इसमें टोटल सीट कितनी होती है? राज्यसभा में टोटल सीट मैक्सिमम होती हैं 250। टोटल सीट अभी कितनी है? अभी है 245, जिसमें से इसमें से 238 जो हैं वो इलेक्टेड है और 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, नॉमिनेट किस बेसिस पे होते हैं? लिसास बेसिस, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, या आपको पता होगा लिटरेचर लिसास की जो फुल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में वो अभी हम जब हम गवर्नर वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे तब वो उसकी बात करेंगे। और मुझे बता दो आप कि राज्यसभा का फर्स्ट सेशन जो है वो किस दिन हुआ था? फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा का जो है दोनों का सेशन जो है वो 13 मई 1952 को हुआ था, 13 मई 1952। और इनसे जुड़ा आपको एक और आर्टिकल याद होना चाहिए, कौन सा भैया? तो वो होना चाहिए आर्टिकल नंबर 4।
जो कि पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, टू अमेंड शेड्यूल्स, पार्लियामेंट टू अमेंड शेड्यूल्स। तो ये भी बताना चाहिए। साथ साथ मैक्सिमम राज्यसभा सीट कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे है, यूपी में है, कितनी है 31 है। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा जिसमें 19 है। ये चीज़ बताना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या बताना चाहिए, और मैं आपको थोड़ा डीप में ले जाता हूँ। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हम ये पिरामिड मान लो, ठीक है। सबसे नीचे होती है लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। इसीलिए लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस, ठीक है। फर्स्ट सेशन में मैंने बता दिया, ये भी सेम 13 मई 1952 को, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम 550 है, जिसमें से 530 जो है वो स्टेट से होती हैं और 20 जो है वो यूटी से होती हैं, ठीक है, ये स्टेट से। और इन दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। और आप मुझे बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट है वो कौन से आर्टिकल में है और कहाँ से कहाँ तक है, पार्लियामेंट के बारे में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट है आपका आर्टिकल 79 से 122, ठीक है, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और चैप्टर 2, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये बेसिक है, आउटलाइन है, क्योंकि हम ये पहली बार राज्यसभा लोकसभा कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ आपको आउटलाइन बता दिया है। फिर बाकी हम स्पीकर वगैरह कौन होता है राज्यसभा लोकसभा में कौन होता है, सब कुछ हम ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी भी सिर्फ मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। तो आपको पता है 2 अक्टूबर को बॉर्न हुआ था, जिस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। तो कौन सा साल था, था 1869, 2 अक्टूबर 1869, कहाँ पे, पोरबंदर गुजरात में, इतना पता होना चाहिए। और गांधी जी के बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं, उनकी फैमिली के बारे में देख लेते हैं। उनके फादर का नाम क्या था, उनके मदर का नाम क्या था, और उनकी वाइफ का नाम क्या था। तो फादर का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई और वाइफ का नाम था कस्तूरबा, ठीक है। और हम देख चुके हैं इन्होंने क्या क्या, इनके जो जर्नल्स थे, जैसे कि इंडिया ओपिनियन इन्होंने लिखा, यंग इंडिया इन्हीं का है, ठीक है। नवजीवन भी इन्हीं का है, हरिजन भी इन्हीं का है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। और इनकी डेथ किस दिन हुई, किसके द्वारा हुई, वो तो सबको पता है, नाथुराम गोडसे के द्वारा, लेकिन हुई कब। तो इनका डेथ का डेट है 13 जैन 1948। इसको भी याद कर लो, 13 जैन को हम मनाते हैं मार्टायर्स डे, शहीद दिवस। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस दिन को भी हम मार्टायर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो वो कौन सा दिन था, ये आप मुझे बता देंगे, ठीक है। साथ साथ हम और देख लेते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड इंडिया आने से पहले कौन कौन सी चीज़ें। वो है ईयर जो आपको याद रखना 1894, जहाँ पे उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस का फाउंडेशन किया था। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक। 1904 में फिनिक्स फार्म बनाए थे, फिनिक्स फार्म, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में ही इनको उपाधि मिली थी एक, जो इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट में मतलब कि त्याग दी थी। कौन सी थी, केसरी हिंद की। जो बोर वॉर्स हुए थे वहाँ पे उनको महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। फिर आपको पता है 9 जनवरी 1915 में ये इंडिया वापस आए थे, इतना पता है, ठीक है। 2 साल ये इन्होंने भ्रमण किया था। फिर 1917 से इन्होंने लगातार आंदोलन किया।
ठीक है, वो सबको याद है, वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, 1920 जहाँ पे NCM लॉन्च हुआ, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1930 जहाँ पे CDM दांडी मार्च लॉन्च हुआ, और 1942 जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। ये बड़े बड़े 3 मूवमेंट हैं, इनकी डेट तो आप याद कर लो, ठीक है। बाकी हम गांधी जी के बारे में सब चीज़ हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं उसको वापस दोहराने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट काइंड ऑफ फिलियोक्थेक्सी वॉज एग्जामिन्ड इन गुआवा प्लांट। फाइलोथैक्सी जो होते हैं या फिलियोथैक्सी, आप जिस तरह से बोल रहे हो, वो बेसिकली क्या है कि मतलब कि जो लीव्स हैं, है ना, उसमें किस तरह का अरेंजमेंट है स्टेम में। एक पौधे में लीव का अरेंजमेंट बहुत तरह का होता है, जैसे कि मतलब कि अगर आपने देखा होगा तो जैसे मान लो एक स्टेम है, तो कुछ लीव्स ऐसे लगे होते हैं, एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है। तो इसी चीज़ को, और वहीं दूसरे प्लांट में आप देख लो, तो किसी में ऐसे लगा होता है साथ साथ, है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो फिलोथैक्सी है ये बेसिकली यही है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या ब्रांच, ठीक है। तो उसने पूछा कि गुआवा प्लांट में कौन सा होता है, अमरूद के पेड़ में किस तरह की होती है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं ओपोजिट अरेंजमेंट। एक होता है वोरल वाला, वोरल वाला क्या होता है, बेसिकली एक स्टेम है, उसी में एक ही जगह पे जो है बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स वो लीव्स निकल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। इसको बोलते हैं वोरल्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो गुआवा में कौन सा था, गुआवा में होता है अपोजिट। ये चीज़ आपको इस तरह का अमरूद के पेड़ में इस तरह का देखने को मिलेगा। और मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम प्लांट। जैसे कि आप देख लो, ये स्पायरल वाला है, ठीक है, स्पायरल लगे हुए हैं, इस तरह से रोटेशन में लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो है देखो सुपर इम्पोज वाला देख लो आप, ये टाइप है, ये वोरल वाला है, दिख रहा है आपको, ये भी लगा हुआ है, 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 इस तरह का, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं आपके, ऑल्टरनेट वाले हैं ये ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल है दो, ये ऑपोजिट के एग्जाम्पल है, और ये वोरल के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही है, फाइलोथैक्सी का मतलब यही है, तो इस चीज़ का रखेंगे आप ध्यान, ठीक है। ज़्यादा पूछता नहीं है ये, आपकी बारी, मतलब ये अभी थोड़ा डीप में पूछ लिया, वैसे नॉर्मली ये सब नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार फोटो इसलिए दिखाई मैंने ताकि आपको दिमाग में छप जाए, या फिर मैं बना के इसलिए दिखाया ताकि आपको मतलब कि अगर कभी पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। चलते हैं आगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। देखो हम जो है क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की तो बहुत बात करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की तो बहुत बात करते हैं, उसकी हमने बहुत बार बात भी की है। वो हमें पता है कि 1894 में फॉर्म हुई थी, दो लोगों के द्वारा फॉर्म हुई थी, पियरे दे क्यूबर्टिन और डिमिट्री विकलास, क्यूबर्टिन और डिमिट्री विकलास। जो डिमिट्री विकलास हैं यही प्रेसिडेंट बने थे पहले इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के, और जो ये हैं, ये फाउंडर हैं, इन्होंने रिंग्स भी जो देखते हैं आप, छल्ले देखते हैं, वो भी इन्होंने ही फाउंड की थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वो कब बनी थी, वो बनी थी 1927 में, और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये थी दोराबजी टाटा, जो कि इसके पहले प्रेसिडेंट भी थे, दोराबजी टाटा प्लस एजी नोरेन। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और हमें तो आपको पता है, हमने देखा है, क्या देखा था हमने ओलंपिक के बारे में कि इंडिया को अभी तक ओलंपिक में 10 गोल्ड मिला है, ठीक है, जिसमें से 8 जो हैं वो हॉकी टीम को मिले हैं, और 2 जो हैं वो इंडिविजुअली मिले हैं, ठीक है। तो 8 हॉकी टीम को कब कब मिले हैं, एक मिला है 1928 में, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, और उसके बाद उनको मिला है 1980। उसके बाद उनको सिल्वर वगैरह मिला, लेकिन फिर दोबारा गोल्ड नहीं मिला है।
इंडिविजुअली की बात करें तो ये मिला है अभिनव बिंद्रा को पहला गोल्ड इंडिविजुअली कैटेगरी में, और 2008 में ओलंपिक्स में। और अभी मिला था नीरज चोपड़ा को, अगर आपको याद हो तो, 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक, तो इतनी सी चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ आपको ऑलरेडी पता होगी क्योंकि हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय विच ऑफ द स्टेट इन 1977। तो दो चीज़ आपको बतानी चाहिए, नंदी अवार्ड जो है वो कब कौन सा स्टेट देता है और कब स्टार्ट हुआ था। 1977 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा स्टेट देता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा या महाराष्ट्र, कौन सा देता है। ठीक है, उससे पहले भी हमने अवार्ड्स के देखे थे, लेकिन हमने ज़्यादातर एमपी अवार्ड्स के देखे थे। ठीक है, तो नंदी अवार्ड जो है वो देता है आंध्र प्रदेश। और ठीक है, ये चीज़ आप ये रखेंगे नोट। इसके बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है, बस अवार्ड थोड़े से आपको पता होना चाहिए कि नंदी अवार्ड जो है ये आंध्र प्रदेश देता है। ठीक है, और वहीं हमने एमपी के देखे थे। एमपी के हमने कौन कौन से देखे थे, हमने देखे थे तानसेन म्यूजिक अवार्ड, तानसेन म्यूजिक अवार्ड। ठीक है, लता मंगेशकर और दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर के नाम के 3-4 अवार्ड हैं। तो ये सब हमने ऑलरेडी देखे थे। ये कौन एमपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बस ज़्यादा चीज़ आपको नोटिस नहीं करनी है ये, क्योंकि ज़्यादा चीज़ पूछता नहीं है। जब बेसिकली ज़्यादातर वो है ये एमपी अवार्ड्स के बारे में ही पूछता है, क्योंकि ये अभी रिसेंट में आए हैं। और इनमें मतलब कि जो दीनानाथ मंगेशकर दीनानाथ लेट मंगेशकर अवार्ड जो है उसमें पहले रेसिपिएंट मोदी जी थे, तो वो चीज़ वगैरह ये सब पूछता है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको सर्च करके देखनी है, क्योंकि है ना। चलो चलते हैं आगे, आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हम ये वाला ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर कौन सी है, रिलायंस तो नहीं है भाई, टाटा भी नहीं है, अडानी भी नहीं है, तो भेल होगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। क्या क्या, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी बढ़िया तरीके से बताए थे, फिर भी मैं 1-2 एग्जाम्पल सबको दे देता हूँ। जैसे महारत्न में भेल जो है वो महारत्न कंपनी है, एनटीपीसी जो है वो महारत्न कंपनी है, या गेल हो गया, है ना, या बीपीसीएल हो गया, ये सब क्या है। नवरत्न में क्या आएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना, तो ये क्या है, नवरत्न होगी। मिनी रत्न में क्या आएगा, आईआरटीसी जो है, ये जो है मिनी रत्न कंपनी है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये टर्नओवर, जो टर्नओवर जो है, प्रॉफिट वगैरह जो है उस पर डिपेंड करता है। उसके बारे में हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना है, पर ये जो है नॉर्मली कंपनीज वगैरह पूछ लेता है कि कितनी किसके अंदर आती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, हाफ एन आवर, 0 आवर डिस्कशन, 2 आवर डिस्कशन, या फिर फुल डे डिस्कशन। तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो फुल डे डिस्कशन ऐसा कोई टर्म या कोई भी चीज़ नहीं होती। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के बारे में या फिर पार्लियामेंट सेशन के बारे में कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको पता है कि 3 सेशन होते हैं पूरे साल में। अच्छा, पहली बात तो कि ये कौन से आर्टिकल में, तो ये 85 के फर्स्ट में ये चीज़ बतानी चाहिए। ठीक है, और पार्लियामेंट सेशन जो है वो समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ये चीज़ भी आपको। ठीक है, वहीं जो है 85(1) में ये है, 85(2) में जो है वो क्या है, वो दे रखा प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में क्या बताना चाहिए कि दोनों करता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रोरोगेशन जो होता है वो सेशन होता है, और इस केस में लोकसभा होता है, राज्यसभा नहीं हो सकती क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। ठीक है, ये चीज़। अच्छा हाँ, हम देख रहे थे सेशन कितना होता है, 3 सेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, बजट सेशन जो फरवरी से मई के महीने में होता है, मानसून जो जुलाई अगस्त में जो भी चल रहा है, और फिर विंटर सेशन होगा जो कि नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता बेसिकली होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब कि कोई भी चीज़, अब हमने ये टॉपिक निकाला है तो उसको तो बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं।
तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इन सेशन में पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन बनता है, तो वही हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 4 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पार्लियामेंट सेशन में उठाए जाते हैं। पहले वाले को बोलते हैं स्टेयर्ड, फिर अनस्टेयर्ड, या फिर अनस्टार्ड बोल लो या स्टार्ड बोल लो, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस और क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। ये 4 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पार्लियामेंट सेशन में उठाए जाते हैं। ठीक है, अब स्टेट जो क्वेश्चन होते हैं वो उनका जवाब जो है वो ओरली पूछते हैं, ओरली दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा समझ लो कि एक दिन में आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, ईच एमपी पूछ सकता है, मतलब एक एमपी जो है 1 क्वेश्चन पर डे पूछ सकता है स्टार्ट ओरली। ठीक है, और इसमें क्या है, 15 दिन पहले एडवांस में आपको सबमिट करना है। ठीक है, कि आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो, ये चीज़, और प्लस इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये अलाउड है। ठीक है, वहीं हम स्टार्ट की बात करें तो इसमें जो आंसर है वो आपको रिटर्न देना पड़ता है, जिससे आपने पूछा वो रिटर्न आंसर देगा, और उसमें भी 15 दिन पहले 15 डेज एडवांस में आपको भेजना पड़ेगा नोटिस कि ये फलाना क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन इसमें ये है कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो आप नहीं पूछ सकते। ठीक है, नो फॉलोइंग कोई क्वेश्चन जो है, मतलब उसके बाद क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकते। वहीं हम शॉर्ट नोटिस की बात करें तो ये आप शॉर्ट नोटिस, जैसे आप नाम देख रहे हो कि अगर अर्जेंट कोई मैटर है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप शॉर्ट नोटिस में पूछ सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, आपको कम से कम एटलीस्ट या फिर लेस देन 10 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप पूछ रहे हो उसको। ठीक है, और इसमें क्या है, ओरली आंसर होता है, ओरली आंसर होता है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अलाउड है। ठीक है, ये चीज़। वहीं क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर की बात करें तो क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर तो आपको जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, जो भी मतलब कि उसके जो भी मतलब कि ये उसके हिस्से नहीं है राज्यसभा लोकसभा के, उनके बारे में, उनको प्राइवेट मेंबर बेसिकली बोलते हैं, तो उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है, और ये बहुत कम ही होता है प्राइवेटली। नॉर्मली जो है आपको पता है ओपोजिशन वगैरह जो है आपस एक दूसरे पे ऊपर ही क्वेश्चन करते रहते हैं, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको क्वेश्चन और पता होना चाहिए किस तरह से पार्लियामेंट काम करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो 11 AM पे होती है, 11 बजे शुरू हो गया, 11 से 12 बजे आपका क्वेश्चन आवर चलता है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, 12 से 1 बजे उसको बोलता है जीरो आवर, वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा देखेंगे आपने, अगर ये सेशंस वगैरह देखे होंगे न्यूज़ में, तो वो बेसिकली पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो बातें जो बताएंगे, प्रोपेगेंडा जो है, एजेंडा जो है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए 11 से 2 बजे तक लंच हो जाता है, और फिर 2 से 5 बजे तक जो है बाकी जो बिजनेस है, लॉ वगैरह जो है, बजट पास वगैरह जो है, ये चलता है राज्यसभा में 5 बजे तक, और लोकसभा में 6 बजे तक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली वही जो है बजट पास वगैरह जो है वही चीज़, मतलब कि क्या बोलते हैं, कौन कौन सहमति दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है, कौन कौन ऑब्जेक्शन उठा रहा है, वो जो आपको पता है कि बिल वगैरह कैसे पास होते हैं, बिल वगैरह एक्ट कैसे बनते हैं, वही चीज़ जो है वो 2 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक, डिपेंडिंग ऑन राज्यसभा एंड लोकसभा, ये मीटिंग चलती है। और 6 बजे जो है पार्लियामेंट मतलब बंद हो जाता है एक तरह से, वैसे समझ लो आप, स्कूल की तरह समझो आप। ठीक है, स्कूल की तरह समझो कि 11 से 12 बजे तक फर्स्ट पीरियड जो है क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 बजे तक सेकंड पीरियड जो कि होता है जीरो आवर, 1 बजे से 2 बजे तक लंच हो जाता है, और 2 बजे से 5 बजे तक जो है जो सेकंड हाफ चलता है वो चलता है। उसमें आप जो है लॉस के ऊपर या फिर बजट के ऊपर या फिर इन सब के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, डिस्कशन होता है, वो चीज़ है, तो ये चीज़ है। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन जो है वो पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो आपको सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछा कि ईस्ट में कौन सी रिवर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए है कौन सी रिवर है, वो है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, और इसी पे स्थित है नेशनल वाटरवे नंबर 2,
पहला जो है वो गंगा रिवर पे है। इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है, क्योंकि ये इंडिया और चाइना दोनों में है ना, तो टोटल लेंथ जो है इसकी है 2900 किलोमीटर। वहीं सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया में है ये 918 किलोमीटर। क्लियर। और डिस्ट्रीब्यूटरी की बात कर लेते हैं, ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं। इसकी जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट और राइट। राइट वाली कौन कौन सी है, वो है दिबांग, ठीक है, दिबांग, कामेंग, सुबनसारी, तीस्ता और मानस। लेफ्ट बैंक की बात करें, दो हैं आपको याद रखनी है, लोहित और धानसर। उसके अलावा को कोई याद नहीं। क्लियर। और थोड़ा सा हम एक बार जो है ब्रह्मपुत्र का फ्लो जो है वो हम देख लेते हैं, कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ को जाती है। तो विदाउट मैप अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह से, आप इस तरह से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लेके ऐसे समझना आप, ठीक है। ये ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये स्टार्ट होती है यहाँ से, जिसको बोलते हैं चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, जो लेक मानसरोवर में है। मतलब लेक में नहीं है, लेक के पास है। ये नहीं आप, मैंने बोला कि लेक मानसरोवर तो आप समझ लो कि मेरी लेक के अंदर ही है भैया, वो नहीं, ठीक है। और इसका जो ईस्टर्न मोस्ट जहाँ से ये टर्न लेती है, इस पॉइंट को बोलते हैं नामचा बरवा। ये पता होना चाहिए, नामचा बरवा। और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नाम होते हैं इसके। नाम हम लोग पूरा फ्लो देखते हैं, तो स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जब ये तिब्बत में होती है, इधर तिब्बत मान लो, तिब्बत में होती है, तब इसका नाम होता है सांगपो, ठीक है। वहीं जब ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पहुँचती है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से वो घूमेगी ना, तो अरुणाचल में इसका नाम होता है सियांग या दिवांग, दियांग, सॉरी, दिहांग, ठीक है। दिबांग तो उसकी ट्रिब्यूटरी है। और फिर असम में आती है, असम में यहाँ पे आई, असम में, असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, जिससे हम लोग जानते हैं असली नाम से, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और यहीं पे असम में ही बनता है मजुली आइलैंड, है ना, पता है ना, मजुली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गंगा बना देता हूँ मैं एक बार। यहाँ से गंगा से ये मिलती है, ये मिली यहाँ पे आके, ठीक है। जहाँ पे मिलती है इसको बोलते हैं पद्मा, यहाँ बन जाती है पद्मा, ठीक है। आगे फ्लो करती है वेस्ट बंगाल साइड में, तो वहाँ बन जाती है, वेस्ट बंगाल बोल रहा हूँ, बांग्लादेश में उसको बोलते हैं जमुना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना, ठीक है। और फिर ये डेल्टा बना देती है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर के, तो उस डेल्टा का नाम क्या है, मेघना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मजुली क्या था, मैं बताया था आपको, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इतनी। ये कौन सी नदी है, ये है गंगा, ठीक। तो ये फ्लो आप एक बार मतलब दिमाग में चढ़ा लो तो और भी बेटर है, इजी रहेगा आगे रिकॉल करने में। कि जब हम डिस्कस करेंगे तो सीधा मैं ऐसे ही फ्लो बनाऊंगा, आपको फिर उसी के थ्रू हम लोग थोड़ा सा और डीप में घुस के एक बार उसको और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम्पेरिकली fitted relationship between the rate of change of money, wage and rate of unemployment known as। तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रेडमैन मॉडल, केन्सियन मॉडल, बुमोल मॉडल, हाइपोथेसिस या फिलिप्स कर्व। तो हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन सा कर्व बताता है, वो बताता है फिलिप्स कर्व, जो कि होता है ऐसा, डाउनवर्ड दिखाता है, जिसमें ये बोलता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। और ये किस जगह फेल हो जाता है, तो ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में फेल हो जाता है। ये मैं चीज़ आपको बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि स्टैगफ्लेशन बोलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। टैक्स से रिलेटेड होता है, टैक्स से जो टैक्स है उससे रिलेटेड होता है हमारा लेफर्स कर्व, जो कि बोलता है कि जैसे आप टैक्स बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग परेशान हो जाएंगे और फिर लोग उसके बाद टैक्स भरना या कम कर देंगे, या फिर वो उसका रेट जो है गिरता जाएगा, तो वो इस तरह गिर जाएगा। तो बेल शेप का होता है कौन सा, लेफर कर्व, किससे रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एक गिनी कोफिशिएंट होता है, वो पॉवर्टी वगैरह इंडेक्स वगैरह से उससे रिलेटेड होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे।
फिर जब हम पॉवर्टी वगैरह की बात करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं, कौन सा शेप का होता है, बेल शेप, ये भी याद रखना क्योंकि बेल शेप का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेपर्स कर्व किस शेप का होता है, बेल शेप। ठीक, चलते हैं 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ डांस, कौन सी है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, वही अकेडमी है जिसने क्लासिकल डांस को 8 बताया है कि 8 क्लासिकल डांस है इंडिया के, जिसमें छऊ जो है वो पार्ट नहीं है। कौन सी है, संगीत नाटक अकेडमी। कहाँ पे है इसका, ये है न्यू दिल्ली में। और कब फॉर्म हुई थी ये भी बताना चाहिए, 1952 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग 8 हमारे इंडिया के क्लासिकल डांस हैं जिसमें से छऊ जो है वो पार्ट नहीं है, छऊ को ये रिकॉग्नाइज नहीं करती। छऊ कहाँ का डांस है आप मुझे बता देंगे, कहाँ, हाँ मैं बता देंगे, क्योंकि छऊ जो है वो 3 स्टेट में परफॉर्म होता है, छऊ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। अब आपका काम ये है, आपका काम ये है कि उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, ये आप सर्च करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, नहीं पता है तो आप सर्च करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप अगर थोड़ी अभी आप मेहनत करेंगे तो आप भाई को आपको चीज़ें जो है लंबे टाइम तक याद रहने वाली हैं। ठीक है, ऐसे मैं बोलता रहूँगा, आप कान से सुनते रहेंगे तो वो चीज़ याद नहीं रहेगी जब तक आप थोड़ी सी मेहनत खुद से नहीं करेंगे, खुद से एफर्ट डालते हैं तभी मज़ा आता है। ठीक है, आपको पता है जैसे आप क्रिकेट गांव में क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, ठीक है, आप बैठे रहो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप भले ही 5-10 मिनट फील्डिंग कर लो या फिर बॉलिंग कर लो या बैटिंग कर लो तो आपको आपकी बॉडी में जो एनर्जी रहती है और वो मोमेंट आपको याद रहता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो सबरी खान जो है किससे रिलेटेड है, सरोद से, संतूर से, तबला से, सारंगी से। आपको पता है सरोद से कौन कौन रिलेटेड है, अलाउद्दीन खान जो मिर्जा घराने के फाउंडर है, अलाउद्दीन खान, इसमें सब में अली अली आता है, अमजद अली खान, अली अकबर खान, ठीक है, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ, और बुद्धा देव दास गुप्ता, बुद्धा देव दास गुप्ता। ठीक है, वहीं हम संतूर की बात कर लें, संतूर 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 की बात कर लें तो शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्हास बापत, भजन सबोरी। और सबरी खान किससे रिलेटेड है, वो है सारंगी से रिलेटेड। सारंगी से और कौन कौन रिलेटेड है, पंडित राम नारायण, बंदू खान, बंदू खान, शाकुर खान, अब्दुल लतीफ़ खान, ठीक है, और उस्ताद सुल्तान खान। और तबला के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तबला से आपको कौन कौन से नाम याद होने चाहिए। पहला नाम जो याद होना चाहिए वो है उस्ताद अल्लाह रखा, इनका नाम तो भूलना नहीं है। दूसरा नाम है जाकिर हुसैन जो कि यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं किस चीज़ के, वो आप मुझे बताएंगे। इनको 4 ग्रैमी मिल रखे हैं, 3 तो जो है 2024 में मिले थे दिस मूवमेंट के लिए, एस वी स्पीक के लिए, पश्तो के लिए। ठीक है, और विक्रम घोष, निखिल घोष, अनोखीलाल मिश्रा और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। तो ये नाम आपको भूलने नहीं है क्योंकि मैं बहुत बार रिवाइज करवा रहा हूँ, बार बार इसीलिए मैं हर बार लिखता हूँ ताकि मतलब आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये नाम आपको भूलने नहीं है। चलते हैं आगे। ट्रांजिशन एलिमेंट आर द एलिमेंट दैट आर फाउंड इन द ग्रुप 3 to 12 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट कॉन्स्टिट्यूट, कौन सा ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करती है, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं। जो ग्रुप 1 है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल,
ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। और ग्रुप 3 से लेके 12 तक होता है ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। 13 को बोलते हैं बोरॉन ग्रुप, 14 को बोलते हैं कार्बन ग्रुप, 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन ग्रुप, 16 को बोलते हैं चाल्कोजन या फिर ऑक्सीजन ग्रुप, 17 को हेलोजन और 18 को नोबल गैसेस या जीरोथ ग्रुप, ठीक है। वहीं हम ये देख रहे हैं जो लालू है इसको बोलते हैं लैंथेनाइड्स, और ACLR को जो है ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 3 से 11 ये S ग्रुप है, ठीक है। तो 3 से 11 क्या है, वो है हमारा D ब्लॉक, कहने का मतलब ये जो है ये क्या है, D, ठीक है। ये हमारा S ब्लॉक है। ये चीज़ तो मतलब आपको पता होगी, तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें बता दूंगा, ठीक है। कितने ग्रुप होते हैं आपको पता है, 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। यहाँ पे देता हूँ 8 ग्रुप, 18 ग्रुप, 7 पीरियड, ये पता है। किसने दिया था, 1913 में हेनरी मॉजले ने दिया था, ये भी आपको पता होगा। मॉडर्न पीरियड टेबल किस पे बेस्ड है, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड, ठीक। इतनी चीज़ आपको पता है ऐसा मैं अज्यूम करके चलूँगा। चलते हैं आगे। अब a small object is placed on the focus of the left side of convex length, where will be the image formed at the center of the right side। पहली बात देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे, लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जैसा जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉनकेव मिरर का हम केस पढ़ते हैं, वही सेम केस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके सेम केस बनते हैं कॉनकेव लेंस के। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप याद कर भी करेंगे, तब भी आप नॉर्मली कर ले जाएंगे। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर प्लेस्ड है, लेफ्ट साइड है, पहली बात तो ये है। तो ऑब्जेक्ट इमेज तो राइट साइड बनेगी, ये तो ये क्लियर है लेंस के केस में। अब इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ पे है, फोकस पे है, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको केसेस बता देता हूँ किस तरह के केस काम करता है। ये मान लो आपका कॉन्वेक्स लेंथ है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड और रियल। इन्वर्टेड और रियल जो है वो हर केस में बनेगी। दो केस को छोड़ के यहाँ पे अपराइट बन रही है और वर्चुअल बन रही है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इमेज का साइज जो है वो बढ़ता रहेगा, डिमिनिश थी, स्मॉल थोड़ी उससे बड़ी होगी, फिर स्मॉल साइज आएगी, फिर मैग्नीफाइड होगी, फिर मैग्नीफाइड, फिर बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आप केस देखते हैं कि जब क्या बोलते हैं, जब इमेज जो है वो 2f से पीछे है, ये 2f है, 2f से पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो इमेज जो है वो हमारी जो है वो f और 2f के बीच में बनेगी। इसके जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे प्लेस्ड है तो इमेज हमारी जो है वो भी 2f पे बनेगी। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जब वहीं हम देखते हैं कि इमेज जो है वो 2f और f के बीच में है, 2f मतलब कि बेसिकली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको C बोलते हैं। अगर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है तो इमेज का बनेगी, इमेज बनेगी 2f के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी, ठीक है। वहीं अगर इमेज फोकस पे है तो ये कहाँ बनेगी, इमेज फोकस पे है तो ये बनेगी इन्फिनिटी पे। मतलब सेम चीज़ है, ऑपोजिट केस है, बस ऐसा समझो। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं 2f के बियॉन्ड है, मतलब कि सेंटर ऑफ बियॉन्ड C है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो f और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और f अगर क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो फिर तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ एंड कर्वेचर के बीच में है तो ये बियॉन्ड
सी बनाएगा इमेज, और ऑब्जेक्ट अगर जो है फोकल लेंथ पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये केसेस हैं आपको, ये वाइस वर्सा के वैसे ही केसेस हैं, बस ये चीज़ आपको रखनी है याद। किस केस में? कॉन्वेक्स के केस में। वहीं हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव केस में बेसिकली बनते तो वैसे दो हैं, लेकिन ये आप तीन में याद कर लो कि अगर जो है रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज आपको देखना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसी साइड यहाँ पे इमेज बनेगी। लेकिन अगर जो है ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जो है वो पास करके जा रही है थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज जो है विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी वाइस वर्सा है, अगर पैरेलल है उसके तो फोकस पे बनेगी, और अगर पैरेलल फोकस पे ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड तो पैरेलल बनेगी। ये कहने का मतलब है। और अगर क्या है, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है, यहाँ से अगर पास हो रही है तो जो भी लाइट है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सीधा निकल जाएगी वहीं से, सेम विथआउट एनी डेविएशन। तो ये बनते हैं किस केस में? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और वहाँ हम थोड़ा सा साइन का देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है और जो कॉनकेव लेंस है उसमें यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। यू मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस जो है, ऑब्जेक्ट पोजीशन बोल लो, और वी मतलब इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इमेज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ पे क्योंकि इमेज रियल इमेज फॉर्म होती नहीं है कॉनकेव में, हमने देखा है वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। और ठीक है, दोनों केस बनते हैं। आपको पता है कॉन्वेक्स के में मैंने देखा, आपको अभी बताया कि लास्ट में दो केस वर्चुअल वाले भी बन रहे थे। तो वर्चुअल के में नेगेटिव होगी वी की वैल्यू, और यू की वैल्यू जो है वो दोनों केस में नेगेटिव होगी। ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। सेम चीज़ है, मतलब कि बेसिकली ये फॉर्मूला है। तो ये चीज़ आप एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बेस में कहने का मतलब यही था कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के जो वैल्यू है, प्लेस्ड वैल्यू है, वो नेगेटिव में आएगी जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, है ना। 1/u + 1/v = 1/f करके एक इक्वेशन है, अगर आपको पता हो तो। और मैग्नीफिकेशन हम कैसे देखते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज करके देखते हैं मैग्नीफिकेशन को, ये पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं जो मतलब कि अगर आप, वैसे तो नहीं पूछता है तो आप उसको मत याद करो, छोड़ो उसको मत याद करो, ठीक है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब हम इस चीज़ को नोट कर लेंगे। अभी आप इतना सी चीज़ जो है दिमाग में प्रेशर मत डालो, ठीक है, भूल जाओ से। चलते हैं आगे, ठीक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द चोला रूलर, राजा राजा द फर्स्ट, रूल्ड फ्रॉम 1985 AD टू 1015, 1017, 1014 या 1018, कब तक रूल किया? तो आपको पता है बात हो रही है मिडिवल हिस्ट्री की, बात हो रही है मिडिवल हिस्ट्री की, ठीक है, साउथ इंडिया की। लिख देता हूँ ये, मतलब मिड नाइट सेंचुरी की बात हो रही है। यहाँ पे जो डायनेस्टी थी वो थी इम्पेरिकल चोलास डायनेस्टी थी, ठीक है। जो कि हमें किससे पता चलता है? हमें पता चला इंस्क्रिप्शन से। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? वो है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि मिड 9th सेंचुरी में इम्पेरिकल चोलास जो हैं रूल कर रहे थे। ये फेमस थे अपने आर्मी के लिए, सॉरी आर्मी बोल रहा हूँ, नेवी के लिए फेमस थे। इनकी नेवी बहुत पावरफुल थी, इतनी पावरफुल कि इन्होंने एक डायनेस्टी जो है इंडोनेशिया में है जिसको सैलन डायनेस्टी बोलते हैं, उसको भी हराया, श्रीलंका को भी हराया, है ना। और ये और किस लिए जाते हैं? ये जाने जाते हैं ब्रॉन्ज, हाईली स्किलफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए, जो कि बनाते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और दो असेंबली होती थी इनकी, ज़्यादा बताऊँगा नहीं डीप में। दो असेंबली होती थी, एक को बोलते थे उर और एक को बोलते थे सभा।
जो उर होती थी उसमें कॉमन पीपल की असेंबली होती थी, वो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। सभा में सिर्फ जो है लर्नड ब्राह्मण जो है वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे। और अगर हम बात करें इनके रूलर्स की हम एक बार बात कर लेते हैं। रूलर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है शायद ना, पता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं इसका रूल कब तक था। इनका रूल था 1014 तक। राजा राजा वन ने कौन सा टेम्पल बनाया था, कहाँ बनाया था? तो आपको पता है राजा राजा वन ने तंजौर में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, बात कर ही लेते हैं, एम्पेरिकल चोलास की बात कर ही लेते हैं, ठीक है। इनके फाउंडर कौन थे जिन्होंने मुत्रैयार को हराया था? जो साउथ में था, ये क्या बोलते हैं, कावेरी डेल्टा साइड में, कावेरी डेल्टा में एक राजा था, उसको हराया था। और फिर ये क्या बोलते हैं, ये चोला डायनेस्टी की स्थापना की थी। और इन्होंने ही निशुम्बा सुदनी जो गॉडेस हैं, निशुम्बा सुदनी गॉडेस, उनके लिए टेम्पल बनवाया था, देवी के लिए टेम्पल बनाया था। कौन है इसके फाउंडर? इसके फाउंडर हैं विजयलया, विजयलया, ठीक है। उसके बाद आते हैं राजा राजा दी फर्स्ट। इनके बारे में ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, बस इतना जानना है कि ये महमूद के गजनवी के कंटेम्प्रेरी थे, क्लियर। और इन्होंने टेम्पल बनाया था, कौन सा, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, ठीक है। तन एकदम हाथ एकदम कांप रहे हैं ना, एकदम चल नहीं रहे एकदम हाथ भी, बोलने बस, इसलिए जो राइटिंग भी है वो एकदम डॉक्टर वाली निकल रही है धीरे धीरे। एट तंजौर। इसके बाद जो रूलर आते हैं राजेंद्र वर्मन वन, ये हैं बेसिकली जिनके बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने सीलन या फिर जो श्रीलंका बोलते हैं उस पर कब्जा किया था, उसको हराया था, ठीक है। उसके बाद शैलेंद्र डायनेस्टी जो इंडोनेशिया की थी, शैलेंद्र, उसको अपनी नेवी से हराया था, ठीक है, डायनेस्टी। और इन्होंने ही बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम, बेसिकली क्या हुआ था, इन्होंने गंगा के किनारे दो लोकल किंग्स थे उनको हराया था। और उसको हराने के बाद इन्होंने टाइटल लिया था गंगाईकोंडा चोला, गंगाईकोंडा चोला, ठीक है। गंगाईकोंडा चोला, गंगाई का मतलब गंगा नदी के पास के जो है कॉन्करर बेसिकली वो, ठीक है। और इन्होंने सिटी बनाई थी गंगाईकोंडा चोलापुरम। और वहीं पे इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल दूसरा वाला बनवाया था, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं याद करनी है, क्योंकि इतना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इनसे। जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने श्रीलंका को हराया था और श्रीलंका में कब्जा किया था। शैलेंद्र डायनेस्टी जो इंडोनेशिया की थी उसको भी हरा के आए थे ये अपनी नेवी से। और इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था गंगाईकोंडा चोलापुरम में, और टाइटल मिला था इनको गंगाईकोंडा चोला, जब इन्होंने दो लोकल गंगा नदी के पास के रूलर्स को हराया था। राजा राजा वन ने जो है बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था तंजौर में। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है बिल्कुल चौरस के बारे में। बाकी मैंने आपको बता दिया, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन से ये इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये इनके पास लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स थी जिससे इन्होंने ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है बहुत बेहतरीन बनाए थे, और ये अपनी नेवी के लिए जाने जाते हैं। बेसिक इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन जो है, हु आस्क जेम्स रनल टू प्रिपेयर द मैप ऑफ हिंदुस्तान। तो पहली बात तो ये बतानी चाहिए कि मैप ऑफ हिंदुस्तान जो है किसने बनाया था, वो जेम्स रेनल ने बनाया था। और किसके कहने बनाया था, लॉर्ड रिपन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। तो आपको लॉर्ड रिपन के बारे में क्या पता है? आपको पता है कि इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे इन्होंने रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन लेके आया था।
आर्म्स एक्ट ये भी रिपील किया था इन्होंने, जो लिटन लेके आया था, और इनके टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था वर्कर की कंडीशन को सुधारने के लिए, कब 1881 में। और ये हंटर एजुकेशन कमीशन भी इनके टाइम पे आया था, ठीक है। साथ साथ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इनके टाइम पे हुई थी। वहीं हम वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आपको पता होगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आया था। जब ट्रीटी ऑफ 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, तब ये डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आया था, और उस डुअल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, कब 1772 में, ठीक है। पिट्स एक्ट आया था इसके टाइम पे 1984 में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी इसके टाइम पे हुई थी, एंग्लो मराठा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। सेकंड एंग्लो मैसूर भी इसी के टाइम पे हुई थी, ठीक है। और नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक कानून लेके आया था जिसको बोलते हैं दस्तक। बेसिकली क्या ये मतलब कि इस तरह का कानून लेके आया था कि जिससे मतलब ऑफिशियल्स जो हैं वो करप्शन ना कर पाएँ, तो उस कानून का नाम था दस्तक। तो ये किसके टाइम पे आया था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। वहीं हम इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे इसने भारत का नक्शा बनाया था। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैं बता दूँगा, डुअल गवर्नमेंट लेके आया था 1765 में। और ये किस बैटल में पार्टिसिपेट किया था इसने? तो बैटल ऑफ प्लासी में ये लीड किया था ब्रिटिश सरकार को। प्लासी 1757 सिराजुद्दौला के खिलाफ, ठीक है। 1760 में 65 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 64 में, जो कि मुनरो ने लड़ी थी, लेकिन जो ट्रीटी है वो रॉबर्ट क्लाइव ने करवाई थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं से द्वैत शासन जो है, डुअल गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे दीवानी राइट्स जो हैं वो ब्रिटिश के अंदर आ गए थे, जो मिलिट्री राइट्स हैं वो क्या बोलते हैं मुगलों को दे दिए गए थे, ठीक है। और हम बात करते हैं डलहौजी, हमारे छूट गए। डलहौजी के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या मैं धीरे धीरे से करके आपको बताता हूँ, एक लाइन खींच देते हैं फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया, ठीक है, हड़प नीति, ठीक है। और 1848 में लेके आया पहला जो स्टेट बना इसके अंडर, जिसने ये साइन किया, सतारा, फिर संबलपुर, फिर जैतपुर, फिर उदयपुर, फिर झांसी, और फिर अवध। कब कब? ये तो 1848 में, ये दोनों 1849 में, 52 में, झांसी 1853 में, और अवध जो है 1856 में, ठीक है। उसके बाद क्या रखना है कि सेकंड सिख वॉर जो है वो इसी के टाइम पे हुई थी। इसी के टाइम पर टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी भारत में। पहली जो ट्रेन है वो भी इसी के टाइम पे चली थी, फर्स्ट ट्रेन। कब? 1853 में। कहाँ पे? बॉम्बे टू ठाणे। ठाणे कितना डिस्टेंस था? 34 किलोमीटर डिस्टेंस था, ठीक है। उसके बाद PWD जो है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये भी इसके टाइम पे बना था। पोस्टल रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है ये डलहौजी भाई। उसके बाद विडो रिमैरिज एक्ट भी इसने पास किया था 1856 में, जिसमें हम नाम सुनते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। और वुड्स डिस्पैच जो है वो भी इसके टाइम पे ही आया था। कब? 1854 में। और जो मैंने देखा है, इसकी एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसने बोला था कि अवध इज़ लाइक अ चेरी, जो कि कभी भी ब्रिटिशर्स के मुंह में गिरने वाली है। तो ये स्टेटमेंट पूछते हैं कि भाई ये किसने बात बोली थी? तो ये बोली थी डलहौजी ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे 19 क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA इन मार्च 2023? तो कौन चेयरमैन है? सुप्रतिम बंदोपाध्याय, शशिकांत दास, ममता शंकर, या दीपक मोहंती? तो आपको पता होना चाहिए ये है दीपक मोहंती, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ
ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि जो PFRDA जो अथॉरिटी है उसके जो 2023 में जो है न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो हैं दीपक मोहंती। चलते हैं आगे। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कहाँ पर फॉर्म हुई थी, तो ये तो आपको बताना चाहिए, फॉर्म हुई थी सिंगापुर में। जो INA है जिसको हम बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, हिंद फौज, तो आपको कहानी पता होनी चाहिए कि जो वॉर प्रिजनर्स थे जापान ने उनको कब्जे में कर लिया था। फिर हमारे गए थे मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह ही जापानियों से बात वगैरह की और उन्होंने जो क्या है वॉर प्रिजनर्स को छुड़वाया और तब इस्टेब्लिश करी आज़ाद हिंद फौज 1942 में। तो पहले ये जो आज़ाद हिंद फौज है ये फर्स्ट जो है वो मोहन सिंह के अंदर थी, सेकंड टाइम जब थी तब ये सुभाष चंद्र बोस के अंदर थी। और ठीक है, और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के अंदर एक रेजिमेंट बनाई, किसके नाम पे, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे। ये क्वेश्चन पूछता है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे एक रेजिमेंट बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और किसकी मदद से बनी थी, जापान की मदद से बनी थी। किसकी मदद से, जापान की मदद से। ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम और थोड़ा सी चीज़ें और, अच्छा हमने ऑलरेडी डिस्कस वैसे तो कर लिया है ना। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि इन्होंने 2 नारे दिए थे जय हिंद का, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। INA इन्होंने इन्होंने इस्टेब्लिश की और इन्होंने 2 सेशन प्रोसीड करे। कौन कौन से, एक हरिपुरा का, फिर हरिपुरा में ये प्रेसिडेंट INC के ये प्रेसिडेंट रहे। तो उसके बाद अगला ही जो साल इन्होंने त्रिपुरी का सेशन में ये जीते, लेकिन उस इनके खिलाफ जो थे वो महात्मा गांधी के रिप्रेजेंटेटिव वो सीतारामैया जो हैं वो खड़े थे, ठीक है। तो वो हार गए थे, तो गांधी जी को लगा कि उनकी हार मतलब मेरी हार, वो चाहते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड करें। तो उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब हम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप मन में थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। हम ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं, इनकी कौन कौन सी बुक हैं, है ना, उन्होंने क्या क्या लिखा है, सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार। जोंका, बर्मीज, दारी, उर्दू। तो आपको बताना चाहिए उर्दू कहाँ बोली जाती है। उर्दू तो आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की कौन सी है, अफगानिस्तान की है दारी, भूटान की है जोंका, पाकिस्तान की है उर्दू और म्यांमार की है बर्मीज, ठीक है। तो 1 का सी यहाँ पे दोनों में है, 2 का ए ये वाला है, बाकी सब तो कैंसिल हो गए, ये बचा 3 का डी, 3 का बी नहीं है, 3 का है डी और 4th का है बी। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है, वो आप ध्यान से लिख लेंगे। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ये यहाँ लगा दी, ये बुक है सुभाष चंद्र बोस की, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इन्होंने लिखी थी। चलते हैं आगे। 22nd क्वेश्चन पूछता है विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज व्हेन अ कंस्ट्रक्शन वर्कर टेक हिज 8-year सन टू अ साइट रेदर देन सेंडिंग हिम टू स्कूल। मतलब स्कूल नहीं भेज रहा वो और काम करवा रहा है, तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वहाँ पे अप्लाई होगी। तो जाहिर सी बात है जो लास्ट में ऐड हुई थी ड्यूटी नंबर 51A का के, जो बोलती है पेरेंट्स को ड्यूटी देती है गार्जियन को कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाएं ही पढ़ाएं, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो 51A में है। ये ABCDEFGHIJ और के की तो मैंने अभी बता दिया आपको, के बाद में ऐड हुई थी, ठीक है। के जो है ड्यूटी देता है 6 से 14 साल बच्चों के पेरेंट्स को कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। ये होता है कि एंथम
नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की हमें इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। बी मतलब बापू और भगत सिंह मतलब कि नोबल आइडियल्स को हमने फॉलो करना है और चेरिश करना है। सी मतलब 3 होती हैं, तो प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी फॉर डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। ई मतलब 5 मतलब कि जैसे मुट्ठी होती है, कॉमन ब्रदरहुड दिखाना है। साथ में टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डायरोगेटरी टू दी डिग्निटी ऑफ वुमेन। एफ मतलब फोर्ट मतलब जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है। जी मतलब ग्रीनरी मतलब प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। एच मतलब ह्यूमनिज्म या फिर टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पल्स ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई मतलब एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये गांधी जी ने बोला था। तो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। जे जडेजा जैसे कि ऑलराउंडर है, फील्डिंग भी अच्छे, बैटिंग भी अच्छे, बॉलिंग में भी अच्छे। तो जे से बोलता है फंडामेंटल ड्यूटी टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। और के का मैंने आपको बता दिया है, तो ये चीज़ आपको याद नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है 51A में है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक्सफोलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ, तो एक्सफोलिएशन किसका फॉर्म है? फिजिकल वेदरिंग का, केमिकल वेदरिंग का, ठीक है, मास वेस्टिंग का, या बायोकेमिकल वेदरिंग का। तो आप देखते रहे कि ये तो ऑप्शन अलग ही दिख रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है खिसकना, ऊपर की लेयर को खिसकना। तो एक्सफोलिएशन क्या है? मतलब एक तरह से खिसकना तो है, लेकिन किस चीज़ का है? फिजिकल का है, केमिकल का है, बायोकेमिकल का? तो नाम जैसे सब देख रहे हो, फिजिकल जो है वो नेचर की वजह से हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। केमिकल मतलब जो केमिकल की वजह से हुआ है, जैसे एसिड रेन वगैरह जो है गिरता है ना, तो पत्थर इस पर चिरकता है, फिर उसके ऊपर लेयर खिसकती है। बायोकेमिकल जो है बायोकेमिकल्स की वजह से जो है ना, तो ये चीज़ है। तो इतनी चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो एक्सफोलिएशन क्या है? एक टाइप की फिजिकल वेदरिंग है, जो कि बाय नेचर, बाय जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, है ना, कुछ भी मान लो, तो इन सब की वजह से जो है इंसेक्ट वगैरह भी इसी में काउंट कर लो। इन सब की वजह से जो है, जैसा मतलब कि आपको पता है रॉक जो है उस पर मतलब धूप पड़ रही है, पानी बरस रहा है, तो दरार आ गई, फिर उसके बाद वो खिसकने लग जाता है, तो उसी चीज़ को हम एक्सफोलिएशन बोलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 24th क्वेश्चन पे, जो कि आज का सेकंड लास्ट है। विच बिल वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन जुलाई 2021 टू हेल्प इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर? किसके लिए? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। अब यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। द एसेंशियल कमोडिटीज, द मिनरल लॉस, द फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट, ये बिल, या फिर दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसका कोई बैंकरप्सी का कोई मतलब नहीं है, मिनरल का कोई मतलब है नहीं, एसेंशियल कमोडिटीज का कोई मतलब नहीं, तो क्या बच गया? एक ही बच गया, द फैक्ट्रीज रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। तो मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको मतलब कि स्मार्टली चीज़ों को समझना है कि किस तरह से चल रही हैं वो, और उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो चलते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको नाम से जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो कितना क्या होता है? ये होता है MgHOH का होल ट्वाइस। इसकी pH कितनी होती है? pH होती है इसकी 10। pH क्या होता है? अब थोड़ा सा pH के हम डिस्कशन कर लेते जाते जाते। pH बेसिकली क्या होता है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। एक pH स्केल होती है, जो कि मतलब कि एसिडिटी वगैरह या फिर बेस वगैरह, कौन सी चीज़ कितना एसिडिक है, कौन सी चीज़ कितना बेस है, वो चीज़ चेक करती है, जिसमें P का मतलब होता है पोटेंस। और इस स्केल को जो पहला कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, वो पता होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सोरेनसन। ठीक है, इन्होंने दिया, और ये होती है 0 से लेके 14 तक, बीच में एक 7 आता है, ये स्केल है। ठीक है, 0 मतलब कि हाईली एसिडिक, और 14 मतलब हाईली बेसिक, और 7 मतलब न्यूट्रल। ठीक, इतना पता होना चाहिए।
अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ इसके बीच में कहाँ का लाइक करते हैं। जैसे 7 जो है न्यूट्रल, क्या होता है न्यूट्रल, आपको पता होगा डिस्टिल्ड वाटर जो है वो उसके पीएच जो है वो 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, वहीं जो गैस्ट्रिक जूस है, जो पेट वाले जो HCl वगैरह है, गैस्ट्रिक जूस जो है जो हमारा स्टमक रिलीज करता है उसकी वैल्यू होती है 1.6, तो एसिडिक होता है वो। वहीं 2.3 होता है लेमन जूस, नींबू पानी। ठीक है, और हम बात करें जो हमारा यूरिया और कॉफ़ी होती है वो 4.5 होता है यूरिया, और 5.5 होता है ब्लीडिंग गम्स पीएच वैल्यू। ब्लीडिंग गम्स से कौन सी डेफिनेशन होती है वो आप मुझे बताएंगे। और 5.6 होता है एसिड रेन। अगर रेन जो है उसका पीएच, किसी भी रेन का अगर पीएच जो है वो 5.5 या 5.6 है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। वहीं हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का होता है 7.4 पीएच, मतलब वो क्या बोलते हैं न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर बेसिक की तरफ। और 7.8 होता है बॉडी फंक्शन, मतलब 7.8 पीएच पे हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है। ठीक है, और अभी तो मैंने बताया MgH का कितना होता है, MgOH का होता है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है 10। तो इतनी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए पीएच के बारे में। ठीक है, जो कि पूछ लेता है नॉर्मली। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको फ्रूटफुल लगा होगा, थोड़ा सा आपने सीखा होगा। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने क्या बोलते हैं, मैंने आपको बोला है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, हम धीरे धीरे करेंगे, तो इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन में शायद मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो चीज़ आपको इग्नोर करनी है। मतलब इग्नोर क्या करनी है, अगर आप उसको याद कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो आप उसको छोड़ोगे, क्योंकि आप इतना भरोसा दिखाओगे मुझ पे कि मैं अगली बार जब उसको डिस्कस करूँगा तो मैं आपको और ईज़ी तरीके से पूरा डीप में डिस्कस करूँगा स्टोरी वाइज, ताकि आपको बेटर वे में याद हो सके। ठीक है, और अगर मैंने कोई क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ साथ कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन किसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो ऐड करनी हो तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको मेरा वर्क कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर आज का जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। राधे राधे सभी को।